Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MHI 103 के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे MHI 103 के बारे में, जो है इतिहास लेखन और शोध पत्तियाँ। इसमें हम टोटल 26 क्वेश्चन को करेंगे। ये 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो सके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि उन्हें और कौन सा वीडियो चाहिए। और हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारा 26 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इतिहास लेखन की ग्रीक एवं रोमन परंपराओं में इतिहास लेखन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे भूमिका को। भूमिका में है इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ प्राचीन यूनान यानी ग्रीस और रोम से माना जाता है। ग्रीक इतिहासकारों ने इतिहास को तर्क, प्रमाण और घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित किया, जबकि रोमन इतिहासकारों ने इतिहास को राज्य, राजनीति और नैतिक शिक्षा का माध्यम माना। दोनों परंपराओं ने आधुनिक इतिहास के लेखन की नींव रखी। ग्रीक इतिहास लेखन के उद्देश्य। ग्रीक इतिहास लेखन के क्या उद्देश्य थे? पहले है सत्य की खोज। सत्य की खोज में देखेंगे ग्रीक इतिहासकारों का प्रमुख उद्देश्य घटनाओं का सत्य एवं प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करना था। घटनाओं के क्रम, घटनाओं के कारण की व्याख्या। अब देखेंगे घटनाओं के क्या कारण, उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। वे केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते बल्कि उनके कारणों और परिणामों का भी विश्लेषण करते थे। तीसरा है मानव केंद्रित दृष्टिकोण। ग्रीक इतिहास लेखन में मानव के कार्यों, निर्णयों और उपलब्धियों को प्रमुख स्थान दिया गया। चौथा है शिक्षा एवं प्रेरणा। इतिहास के माध्यम से समाज को शिक्षा देना तथा भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करना उनका उद्देश्य था। पाँचवां है तर्क एवं प्रमाण पर बल। ग्रीक इतिहासकारों ने मिथकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणों और तर्क का उपयोग किया। प्रमुख ग्रीक इतिहासकार कौन कौन थे? पहला है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को। दूसरा है थ्यूसिडियस। थ्यूसिडियस को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास के समर्थक माने जाते हैं। थ्यूसिडीज कौन सी है? वो उन्हें वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ इतिहास के लेखन के समर्थक माने जाते हैं। रोमन इतिहास लेखन के उद्देश्य। रोमन इतिहास लेखन के क्या उद्देश्य हैं? इसमें हो जाएगा राज्य की महिमा का वर्णन। सबसे पहले है राज्य की महिमा का वर्णन। रोमन इतिहासकारों ने रोमन साम्राज्य की उपलब्धियों और गौरव का वर्णन किया। फिर है नैतिक शिक्षा देना। इतिहास के माध्यम से नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करना उनका उद्देश्य था। तीसरा है राजनीतिक घटनाओं का विवरण। राजाओं, युद्धों, प्रशासन और शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया। चौथा है आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। इसमें हो जाएगा महान शासकों और वीरों के जीवन से लोगों को प्रेरित करना। महान शासकों और वीरों के जीवन से लोगों को प्रेरित करना। पांचवा है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इतिहास को राष्ट्रीय गौरव और एकता का माध्यम बनाया गया।
प्रमुख रोमन इतिहासकार कौन कौन थे? इसमें है पहला लिवी। लिवी इनको रोम के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया। लिवी क्या किए? रोम के इतिहास का विस्तृत वर्णन किए। दूसरा है टैसिटस। टैसिटस ने क्या किया? निष्पक्ष एवं आलोचनात्मक इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर है प्लूटार्क। महान व्यक्तियों की जीवनी लिखी। प्लूटार्क क्या किए? महान व्यक्तियों की जीवनी लिखे। फिर है ग्रीक एवं रोमन इतिहास लेखन में अंतर। अब ग्रीक इतिहास और रोमन इतिहास में क्या अंतर है? ग्रीक परंपरा और रोमन परंपरा। ग्रीक परंपरा में देखेंगे सत्य एवं तर्क पर बल दिया, जबकि रोमन में राज्य और राष्ट्र पर बल दिया। ग्रीक में क्या हो जाएगा? घटनाओं के कारणों का विश्लेषण किया, जबकि रोमन में क्या हो जाएगा? राजनीति एवं सैन्य इतिहास प्रमुख थे। ग्रीक में हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रोमन में नैतिक शिक्षा पर अधिक जोर। ग्रीक में हो जाता मानव केंद्रित दृष्टिकोण, रोमन में हो जाएगा राष्ट्र केंद्रित दृष्टिकोण। महत्व के बारे में जानेंगे। आधुनिक इतिहास लेखन की आधारशिला रखी। आधुनिक इतिहास लेखन की आधारशिला रखी। इतिहास को तर्क एवं प्रमाण पर आधारित बनाया। इतिहास को शिक्षा और समाज सुधार का माध्यम भी बनाया। जितने इतिहासकार थे वो सबके महत्व है कि सब क्या क्या महत्व दिए थे। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का विकास भी हुआ। निष्कर्ष। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? ग्रीक और रोमन इतिहास लेखन परंपराओं ने इतिहास को केवल घटनाओं का विवरण न मानकर उसे ज्ञान, शिक्षा, विश्लेषण और समाज के मार्गदर्शन का माध्यम बनाया। आधुनिक इतिहास लेखन की अधिकांश पद्धतियाँ इन्हीं परंपराओं से विकसित हुई। दूसरा क्वेश्चन है पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूमिका में लिखेंगे पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध इतिहास लेखन परंपराओं में से एक है। चीन में इतिहास लेखन का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं था, बल्कि शासन, समाज, संस्कृति तथा नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना भी था। चीनी इतिहासकारों ने इतिहास को राज्य संचालन और समाज के मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण साधन माना। इसी में है पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन हैं? राजवंशीय इतिहास लेखन में राजवंशीय इतिहास लेखन। चीनी इतिहास मुख्यतः विभिन्न राजवंशों के आधार पर लिखा गया। प्रत्येक नए राजवंश ने अपने पूर्ववर्ती राजवंश का इतिहास तैयार किया। चीनी इतिहास मुख्यतः विभिन्न राजवंशों के आधार पर लिखा गया। प्रत्येक नए राजवंश ने अपने पूर्ववर्ती राजवंश का इतिहास तैयार किया। नैतिक दृष्टिकोण में क्या लिखेंगे? नैतिक दृष्टिकोण में लिखेंगे इतिहास लेखन में नैतिकता और आदर्शों को विशेष महत्व दिया गया। अच्छे शासकों की प्रशंसा और अत्याचारी शासकों की आलोचना की गई। राज केंद्रित इतिहास, इसमें लिखेंगे चीनी इतिहासकार लेखन में सम्राट, प्रशासन, शासन व्यवस्था, युद्ध, कर प्रणाली तथा राजकीय नीतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन। क्रमबद्ध और व्यवस्थित लेखन में बताना है। घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। घटनाओं को जैसे से उसका काल हुआ था, कालखंड, वैसे वैसे उनका कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया। जैसे पहले 100वीं सदी में क्या हुआ, फिर 150, फिर 200, वैसे करके उनका व्यवस्थित किया गया, जिससे इतिहास अधिक
विश्वसनीय और स्पष्ट बना। प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। इतिहासकारों ने राजकीय अभिलेखों, शिलालेखों, सरकारी दस्तावेजों तथा आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखा। कन्फ्यूशियस का प्रभाव। कन्फ्यूशियस का प्रभाव क्या रहा? चीनी इतिहास लेखन पर कन्फ्यूशियस के नैतिक एवं राजनीतिक विचारों का गहन प्रभाव था। इतिहास को नैतिक शिक्षा का माध्यम माना गया। निरंतर इतिहास लेखन की परंपरा। चीन में इतिहास लेखन लगातार चलता रहा, जिससे विभिन्न कालों का विस्तृत एवं क्रमबद्ध विवरण सुरक्षित रहा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, कृषि, अर्थव्यवस्था तथा जनजीवन का भी वर्णन किया गया। प्रमुख चीनी इतिहासकार। सीमा चियान ने चीनी इतिहास का जनक। सीमा चियान को क्या कहा जाता है? चीनी इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति सीजी चीनी इतिहास की महत्वपूर्ण रचना है। दूसरा है बानगु इन्होंने हांसू की रचना की। बानगु ने क्या किया? बानगु ने हांसू की रचना की, जिसमें हान राजवंश का इतिहास वर्णित है। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन का महत्व। चीन की प्राचीन इतिहास का व्यक्तित्व संरक्षण हुआ। प्रशासन एवं शासन व्यवस्था को समझने में सहायता मिली। लेखन के अनुशासन एवं प्रामाणिकता का विकास हुआ। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विश्व इतिहास लेखन को नई दिशा मिली। विश्व इतिहास लेखन को क्या मिला? नई दिशा मिली। सीमाएं। इतिहास लेखन पर राजसत्ता का प्रभाव था। सामान्य जनता की अपेक्षा शासकों एवं राजवंशों पर अधिक ध्यान दिया गया। कई बार इतिहासकारों की स्वतंत्रता सीमित रही। निष्कर्षतः पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन अपनी प्रामाणिकता, क्रमबद्धता, नैतिक दृष्टिकोण तथा राजवंशीय परंपराओं के कारण विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने आधुनिक इतिहास लेखन के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इतिहास को शासन, समाज और संस्कृति के अध्ययन का सशक्त माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन के योगदान की व्याख्या कीजिए। प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन के योगदानों की व्याख्या कीजिए। अरबी इतिहास लेखन का विकास 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के साथ हुआ। अरबी इतिहास लेखन का विकास कब हुआ? 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के साथ हुआ। प्रारंभ में इतिहास लेखन का उद्देश्य पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन, इस्लाम के प्रसार तथा अरब समाज की घटनाओं को सुरक्षित रखना था। बाद में यह परंपरा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास तक विस्तृत हो गई। प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन ने विश्व इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की। प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन की प्रमुख योगदान क्या क्या हैं? प्रमुख योगदान में लिखेंगे इस्लामी इतिहास का संरक्षण। अरबी इतिहासकारों ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन, उनके उपदेशों तथा इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास का विस्तृत वर्णन किया। दूसरा है कालक्रमानुसार इतिहास लेखन। कालक्रम अनुसार इतिहास लेखन में आता है घटनाओं को समय के क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखा गया, जिससे इतिहास अधिक प्रामाणिक बना। फिर है जीवनी लेखन का विकास यानी बायोग्राफी।
पैगंबर, खलीफाओं, विद्वानों तथा प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी का विस्तृत लेखन किया गया। पैगंबर, खलीफाओं, विद्वानों तथा प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी का विस्तृत लेखन किया गया। फिर है वंशावली का संरक्षण। वंशावली का संरक्षण में लिखेंगे, अरब समाज में वंशावली का विशेष महत्व था। इतिहासकारों ने विभिन्न कबीलों एवं परिवारों की वंशावलियों को सुरक्षित रखा। फिर है स्रोतों की जांच पर बल। अरबी इतिहासकारों ने घटनाओं की सत्यता की जांच के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया तथा प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दिया। छठा है विश्व इतिहास लेखन की शुरुआत। कुछ इतिहासकारों ने केवल अरब ही नहीं बल्कि अन्य देशों और सभ्यताओं का भी इतिहास लिखा। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी। इतिहास के साथ साथ समाज, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार और प्रशासन का भी विस्तृत वर्णन किया गया। प्रमुख अरबी इतिहासकार कौन कौन थे इसके बारे में देखेंगे। पहला है अल तबरी। अल तबरी में हो जाएगा प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने विश्व इतिहास लिखा। अल तबरी कौन थे? ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने विश्व इतिहास लिखे थे। अल मसूदी। अल मसूदी कौन थे? अल मसूदी इन्हें अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। जैसे हेरोडोटस किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक को कहा जाता था, तो इन्हें अरब का हेरोडोटस यानी कि ये अरब के इतिहास के जनक के रूप में माने जाते हैं अल मसूदी। इब्न खल्दून। इब्न खल्दून को क्या कहा जाता है? मुकद्दिमा के लेखक, जिन्हें आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है। महत्व, इनके महत्व को देखेंगे, क्या महत्व था। इस्लामी इतिहासकार का संरक्षण हुआ। इससे क्या हुआ? इन्होंने सब लोगों ने क्या महत्व निकाला इससे हुआ कि इस्लामी इतिहासकार का संरक्षण हुआ। इतिहास लेखन में प्रामाणिकता और स्रोतों के महत्व पर बल दिया गया। विश्व इतिहास लेखन को नई दिशा मिली। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का विकास हुआ। निष्कर्षतः प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन ने इतिहास को केवल धार्मिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाया। इसके इतिहासकारों ने प्रामाणिक स्रोतों, कालक्रम और विशेषात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विश्व इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के प्रति शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इतिहास के प्रति शास्त्रीय मार्क्सवादी के दृष्टिकोण क्या थे, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका में देखेंगे शास्त्रीय मार्क्सवादी इतिहास दृष्टिकोण का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया। उनके अनुसार इतिहास का विकास आर्थिक शक्तियों, उत्पादन संबंधों और वर्ग संघर्षों के आधार पर होता है। इस दृष्टिकोण को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख सिद्धांत। शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख सिद्धांत, इसमें सबसे पहले आएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद में आएगा कि इतिहास का आधार भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां हैं। इतिहास का आधार क्या है? भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां हैं। वर्ग संघर्ष, इतिहास का विकास शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष से होता है। उत्पादन के साधन में आ जाएगा जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन का नियंत्रण होता है वही समाज पर शासन करता है। आर्थिक आधार एवं अधिरचना, समाज का आर्थिक आधार उसकी राजनीति, कानून, धर्म और संस्कृति को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन देखेंगे, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन होने पर समाज और इतिहास में भी परिवर्तन होता है। फिर देखेंगे मार्क्सवादी इतिहास के लेखन का महत्व। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के
महत्व क्या थे। इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। श्रमिक एवं किसान वर्ग को महत्व दिया गया। सामाजिक असमानताओं और शोषण को उजागर किया गया। आधुनिक इतिहास लेखन को नई दिशा दी। सीमाएं में क्या क्या आएगा। आर्थिक कारकों पर अत्यधिक बल दिया गया। आर्थिक कारकों पर अत्यधिक बल दिया गया। धर्म एवं संस्कृति की भूमिका को कम महत्व दिया गया। सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या वर्ग संघर्ष से संभव नहीं। सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या जो है वर्ग संघर्ष से संभव नहीं हो सकता। निष्कर्षतः शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण इतिहास की व्याख्या का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसने इतिहास को आर्थिक और सामाजिक आधार पर समझने की नई दृष्टि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म इतिहास यानी माइक्रो हिस्ट्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके सबसे पहले देखेंगे भूमिका। सूक्ष्म इतिहास माइक्रो हिस्ट्री इतिहास लेखन की एक आधुनिक पद्धति है जिसका विकास लगभग 1970 के दशक में इटली में हुआ। इसमें बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बजाय किसी एक व्यक्ति, गांव, परिवार, समुदाय या छोटी घटना का गहन अध्ययन किया जाता है। अब माइक्रो हिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें इतिहास लेखन की आधुनिक पद्धति माना गया है जिसका विकास 1970 के दशक में इटली में हुआ था। इसमें बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बजाय किसी व्यक्ति, गांव, परिवार, समुदाय या छोटी घटना का गहन अध्ययन किया जाता है। प्रमुख विशेषताएं हैं छोटे विषयों का विस्तृत अध्ययन, सामान्य लोगों के जीवन पर अध्ययन, स्थानीय स्रोतों का उपयोग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर बल, गहन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। प्रमुख इतिहासकार कौन थे इसके? कार्लो गिंजबर्ग और जियोवानी लेवी। महत्व क्या थे? सामान्य लोगों के इतिहास को महत्व मिला, स्थानीय इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा मिला, सामाजिक इतिहास को नई दिशा मिली। निष्कर्षतः सूक्ष्म इतिहास ने इतिहास लेखन को अधिक मानवीय, यथार्थवादी बनाया तथा समाज के छोटे छोटे पहलुओं को समझने का प्रभावी माध्यम प्रदान किया। निष्कर्षतः क्या प्राप्त हुआ माइक्रो हिस्ट्री से, यानी कि सूक्ष्म इतिहास ने इतिहास लेखन को अधिक मानवीय और यथार्थवादी बनाया तथा समाज में छोटे छोटे पहलुओं को समझने का प्रभावी माध्यम प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाल्स स्कूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब एनाल्स स्कूल क्या था उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एनाल्स स्कूल 20वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसकी स्थापना मार्क ब्लॉक और लुसियन फ्रेव ने 1929 में की थी। एनाल्स स्कूल क्या था? 20वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा थी। इसकी स्थापना किसने की थी? मार्क ब्लॉक और लुसियन फ्रेव ने 1929 में की थी। प्रमुख विशेषता में आ जाएगा, केवल राजनीतिक इतिहास तक सीमित नहीं थी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर बल दिया गया, दीर्घकालिक अध्ययन हुआ और अंतःविषय दृष्टिकोण अपनाए गए, सामान्य लोगों के जीवन का अध्ययन भी किया गया। महत्व इस बात का है कि इतिहास लेखन का दायरा विस्तृत हुआ था। महत्व इस बात है इसमें कि इतिहास लेखन का जो दायरा था इससे विस्तृत हो गया था, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहासों को महत्व भी मिलने लगा था। आधुनिक इतिहास लेखक को नई दिशा मिल गई थी। निष्कर्षतः एनाल्स स्कूल ने इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित न रखकर समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के व्यापक अध्ययन का माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अगस्त कॉम्टे जो थे फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाजशास्त्री थे। कब तक थे ये? 1798 में जन्म हुआ था उनका और 1857 में मृत्यु हो गई थी। इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता था तथा प्रत्यक्षवाद का प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता था। प्रमुख विचार थे इनके प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किए थे? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिए थे। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किए थे। 3 अवस्थाओं का सिद्धांत भी दिया था, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक अवस्था। समाज में व्यवस्था एवं प्रगति पर भी बल दिए थे। इतिहास लेखन में इनके क्या योगदान थे? इतिहास लेखन में इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहन किया था। सामाजिक परिवर्तन की वैज्ञानिक व्याख्या को अपनाया था। समाज विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। महत्व में है इनका कि आधुनिक समाजशास्त्र की नींव रखी गई थी। वैज्ञानिक इतिहास लेखन को भी बढ़ावा दिया गया था। निष्कर्ष था ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से इतिहास और समाज के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, जिसका आधुनिक इतिहास लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण इतिहास क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें लिखेंगे पर्यावरण इतिहास का वह शाखा है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि समय के साथ प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों, नदियों, जलवायु और पर्यावरण में क्या परिवर्तन हुए तथा उनका मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रमुख विशेषता में देखेंगे मानव एवं प्रकृति के संबंधों का अध्ययन। दूसरा है वन, जल, भूमि, जलवायु और जैव विविधता का ऐतिहासिक विश्लेषण। तीसरा है पर्यावरणीय परिवर्तनों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल। पांचवा है सतत विकास की अवधारणाओं को बढ़ावा। प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे? रामचंद्र गुहा, महेश रंगराजन, अल्फ्रेड कॉस्बी। महत्व क्या था? महत्व था कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी, विकास और पर्यावरण के संतुलन को समझने में सहायता मिलने लगी, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व का ज्ञान होता है। निष्कर्षतः पर्यावरण इतिहास मानव और प्रकृति के संबंधों को समझाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास के स्रोत के रूप में पौराणिक वंशावलियों की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। इसमें लिखेंगे पौराणिक वंशावलियाँ प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें विभिन्न राजवंशों जैसे ऋषियों तथा प्रमुख व्यक्तियों की वंश परंपराओं का वर्णन मिलता है। इनका उल्लेख मुख्यतः पुराणों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। उपयोगिता है इनका कि उपयोगिता में लिखेंगे प्राचीन राजवंशों की जानकारी इससे मिलती है, सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान होता है, राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन संभव हो पाता है, अन्य ऐतिहासिक स्रोतों की पुष्टि में सहायता मिलती है। इनकी क्या सीमाएं हैं? इसमें मिथकीय एवं धार्मिक तत्व अधिक होते हैं, कालक्रम हमेशा स्पष्ट नहीं होता, सभी विवरण ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं। निष्कर्षतः यद्यपि पौराणिक वंशावलियों में अनेक मिथकीय तत्व हैं, फिर भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में ऐतिहासिक लेखन की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। अकबर के काल में ऐतिहासिक लेखन की प्रकृति कैसी थी, इस पर टिप्पणी लिखना है। सम्राट अकबर
मुगल सम्राट अकबर जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 1556 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में इतिहास लेखन का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में अनेक विद्वानों ने फारसी भाषा में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। अकबरकालीन इतिहास लेखन की विशेषता। जब अकबर थे तो उनके इतिहास लेखन की क्या क्या विशेषता थी? राजकीय संरक्षण प्राप्त था। लेखक को सबको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। फारसी भाषा का प्रमुख उपयोग ज़्यादा करते थे। प्रशासन एवं शासन का विस्तृत वर्णन किए थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण भी किए थे। घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता था। साम्राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख भी किया गया था। प्रमुख इतिहासकार एवं ग्रंथ में लिखेंगे। प्रमुख इतिहासकार ग्रंथ क्या थे? अबुल फजल जो थे अकबरनामा एवं आईने अकबरी लिखे थे। अबुल फजल क्या लिखे थे? अकबरनामा और आईने अकबरी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था तवालिक। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या लिखा था? तवालिक। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था तबकात ए अकबरी। निजामुद्दीन अहमद ने क्या लिखा था? तबकात ए अकबरी। महत्व क्या था इनके? महत्व था कि मुगल प्रशासन का विस्तृत जानकारी। इन सब ग्रंथों से क्या होती है कि मुगल प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन इससे संभव हो पाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। निष्कर्षतः अकबर के शासनकाल में इतिहास लेखन अपने उत्कृष्ट पर पहुंच गया। अकबर के शासनकाल में इतिहास लेखन अपने उत्कृष्ट पर पहुंचा। इस काल की रचनाएं आज भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में कैम्ब्रिज स्कूल के उद्भव एवं विकास की चर्चा कीजिए। अब कैम्ब्रिज स्कूल का विकास की चर्चा करना है, इसका उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में हमें बताना है, और क्या यह समय के साथ परिवर्तित हुआ इसके बारे में भी जानना है कि परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ। कैम्ब्रिज स्कूल इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका विकास 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक इतिहास की नई व्याख्या प्रस्तुत की। अब इसके उद्भव में देखेंगे, उद्भव कब हुआ? 1960 से 1970 के दशक में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का उद्भव हुआ। भारतीय राजनीति के स्थानीय एवं क्षेत्रीय पक्षों पर बल दिया। औपनिवेशिक अभिलेखों का व्यापक उपयोग किया गया। प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे? अनिल सील, जॉन गौलाघर, गॉर्डन जॉनसन, क्रिस्टोफर बेकर। विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं थी कि स्थानीय राजनीति पर बल दिया, अभिजात वर्ग की भूमिका का अध्ययन किया गया, औपनिवेशिक स्रोतों का उपयोग हुआ, राष्ट्रवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की गई। इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में जानना है। समय के साथ कैम्ब्रिज स्कूल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी शामिल किया गया और इसकी कार्यप्रणाली अधिक व्यापक हुई। निष्कर्षतः कैम्ब्रिज स्कूल ने भारतीय इतिहास लेखन में नई बहस को जन्म दिया तथा इतिहास के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। नारीवादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता क्या थी इसके बारे में हम लोग को विस्तार से वर्णन करना है। नारीवादी इतिहास लेखन इतिहास की वह धारा है जो महिलाओं की भूमिका, अनुभव, संघर्ष और योगदान को इतिहास में उचित स्थान देने का प्रयास करती है। प्रमुख विशेषता क्या है इसके? प्रमुख विशेषता में आ जाएगा, महिलाओं की भूमिका पर विशेष बल देती है, लैंगिक समानता का समर्थन करती है, पितृसत्तात्मक इतिहास की आलोचना करती है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करती है, महिलाओं के अधिकारों एवं योगदान का मूल्यांकन करती है, नए स्रोतों एवं दृष्टिकोण का उपयोग करती है।
महत्व, महिलाओं को इतिहास में उचित स्थान मिला। इससे इतिहास लेखन अधिक समावेशी बना, लैंगिक असमानता को समझने में सहायता मिली। सीमाएं, इसकी क्या सीमाएं थी? कभी कभी महिलाओं के दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे एकांकी दृष्टिकोण मानते हैं। निष्कर्षतः नारीवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को अधिक व्यापक, संतुलित एवं समावेशी बनाया तथा महिलाओं के योगदान को उचित पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास लेखन में जाति की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय इतिहास में लेखन में जाति की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारत समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था है। भारत समाज में जाति व्यवस्था क्या है? एक प्राचीन सामाजिक संस्था है। भारतीय इतिहास लेखन में जाति का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाता है। आधुनिक इतिहासकारों ने जाति को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि शक्ति, संसाधनों एवं सामाजिक असमानताओं से जुड़ी संस्था के रूप में भी देखा है। भारतीय इतिहास लेखन में जाति की अवधारणा। भारतीय इतिहास लेखन में जाति की क्या अवधारणा थी? प्राचीन काल में जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का विभाजन हुआ, जो समय के साथ जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुआ। मध्यकालीन दृष्टिकोण में क्या रहा? अनेक नई जातियों और उपजातियों का विकास हुआ तथा व्यवसाय के आधार पर जातियों का विस्तार हुआ। औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या रहा? अंग्रेजों ने जनगणना और प्रशासनिक अभिलेखों के माध्यम से जातियों का वर्गीकरण किया। आधुनिक इतिहासकार का दृष्टिकोण क्या रहा? आधुनिक इतिहासकार जाति को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संबंधों तथा राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में देखते हैं। महत्व, इसका महत्व क्या रहा? भारतीय समाज की संरचना को समझने में सहायता देती है, सामाजिक असमानता एवं भेदभाव का अध्ययन करती है, सामाजिक सुधार आंदोलन को समझने में उपयोगी होती है। निष्कर्षतः भारतीय इतिहास लेखन में जाति का अध्ययन समाज की संरचना, परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय को समझाने का महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्रम इतिहास क्या है, उस पर हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। श्रम इतिहास की वह शाखा है जिसमें मजदूरों, कारीगरों, किसानों तथा श्रमिक वर्ग के जीवन, कार्य, संघर्ष एवं संगठनों का अध्ययन किया जाता है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रभाव से हुआ। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं में आएगा, श्रमिक वर्ग के जीवन का अध्ययन किया जाता है, मजदूर आंदोलन एवं ट्रेड यूनियनों का इतिहास, औद्योगिकरण का श्रमिकों पर प्रभाव, श्रमिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय पर बल, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण। महत्व, इसके महत्व क्या थे? महत्व में आ जाएगा, सामान्य श्रमिकों के योगदान को इतिहास में स्थान मिला, श्रमिक अधिकारों के विकास को समझने में सहायता मिली, औद्योगिक समाज के अध्ययन में उपयोगी हुआ। निष्कर्षतः श्रम इतिहास ने इतिहास लेखन को अधिक जनोन्मुखी बनाया तथा श्रमिक वर्ग के योगदान और संघर्ष को उचित महत्व प्रदान किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास लेखन में भारतीय संस्कृति के अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। भारतीय इतिहास लेखन में संस्कृति का अध्ययन धर्म, भाषा, साहित्य, कला, शिक्षा, रीति रिवाज तथा परंपराओं के माध्यम से किया जाता है। प्रमुख विशेषता में लिखेंगे, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, धर्म व दर्शन का अध्ययन किया गया, साहित्य, कला एवं स्थापत्य का महत्व बढ़ा, सामाजिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों का अध्ययन हुआ, सांस्कृतिक विविधता एवं एकता का विश्लेषण हुआ। महत्व में लिखेंगे कि भारतीय सभ्यता के विकास को समझने में सहायता मिली,
संस्कृति विरासत के संरक्षण में योगदान, राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति पहचान को मजबूत करना। निष्कर्षतः भारतीय संस्कृति का अध्ययन भारतीय इतिहास का अभिन्न अंग है। इससे भारत की संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों एवं सामाजिक विकास को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समाचार पत्र पत्रिकाएं आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें समकालीन घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक परिवर्तनों तथा आर्थिक परिस्थितियों का तत्कालीन विवरण मिलता है। उपयोगिता, पत्र पत्रिकाओं की क्या उपयोगिता है? समकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन का अध्ययन किया जाता है। इससे जनमत एवं सार्वजनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। स्वतंत्रता आंदोलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। अब इनकी सीमाएं क्या हैं? समाचार पत्रों में पक्षपात हो सकता है। सभी समाचार पत्र पूर्णतः सत्य नहीं होते। संपादकीय नीति का प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्षतः समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आधुनिक इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अन्य स्रोतों के साथ इनका उपयोग करने पर इतिहास अधिक प्रामाणिक एवं व्यापक रूप से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंकियन इतिहास लेखन परंपरा पर चर्चा कीजिए। अब देखेंगे इसको आंसर में, लियोपोल्ड वॉन रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। उन्होंने इतिहास लेखन में तथ्यों, मूल्य, स्रोतों एवं निष्पक्षता पर बल दिया। रांकेयन परंपरा ने इतिहास को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। रैंकेयन इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं: मूल स्रोतों पर आधारित इतिहास, वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण, इतिहास का तथ्यात्मक एवं पौराणिक अध्ययन, घटनाओं को उनके व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, कालक्रम का पालन, दस्तावेज एवं अभिलेखों का व्यापक उपयोग। महत्व, इसके महत्व क्या है? आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन की नींव रखी। इतिहास लेखन में प्रमाण एवं वस्तुनिष्ठता को महत्व मिला। शोध पद्धति का विकास हुआ। सीमाएं, अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष की अपेक्षा राजनीतिक इतिहास पर अधिक बल दिया। सामान्य जनता की अपेक्षा शासकों पर अधिक ध्यान दिया। निष्कर्षतः रैंकियन इतिहास लेखन ने इतिहास को वैज्ञानिक, प्रामाणिक एवं निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिक इतिहास शोध की मजबूत आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में एनाल्स स्कूल का क्या योगदान था? एनाल्स स्कूल का क्या योगदान था? एनाल्स स्कूल 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन परंपरा है। इसकी स्थापना 1929 में फ्रांस में मार्क ब्लॉक और लूसियन फेव्रे ने एनाल्स नामक पत्रिका के माध्यम से की। इस स्कूल ने इतिहास लेखन को केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित न रखकर समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा सामान्य जनता के जीवन के अध्ययन पर बल दिया। एनाल्स स्कूल के प्रमुख योगदान, इसके प्रमुख योगदान कौन कौन से हैं? इतिहास का व्यापक दृष्टिकोण, इतिहास को केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा गया। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी महत्व दिया गया। दीर्घकालीन इतिहास, अल्पकालीन घटनाओं की अपेक्षा दीर्घकालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन किया गया। अंतःविषयिक दृष्टिकोण, इतिहास को समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र से जोड़ा गया। सामान्य जनता का इतिहास, किसानों, मजदूरों, महिलाओं,
सामान्य लोगों के जीवन का अध्ययन किया गया। नई स्रोतों का उपयोग अभिलेखों के साथ साथ मानचित्र, जनगणना, आर्थिक आंकड़े एवं लोक परंपराओं का उपयोग किया गया। प्रमुख इतिहासकार कौन से? मार्क ब्लॉक, लूसियन फ्रेव, फर्नांड वॉन्डेल। महत्व क्या था? इतिहास लेखन का दायरा विस्तृत हुआ, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को नई पहचान मिली, आधुनिक इतिहास लेखन को वैज्ञानिक एवं व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः एनल्स स्कूल ने इतिहास लेखन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए इतिहास को समाज के समग्र अध्ययन का विषय बनाया। इसका प्रभाव आज भी आधुनिक इतिहास लेखन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय इतिहास की अवधारणाओं को आप कैसे समझते हैं? परीक्षण कीजिए। स्थानीय इतिहास से आशय है किसी गांव, कस्बे, नगर, जिले या क्षेत्र के इतिहास के अध्ययन से है। इसका उद्देश्य स्थानीय समाज, संस्कृति, अवस्था, परंपराओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करना है। स्थानीय इतिहास के प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे क्या क्या है। विशेषता में आएगा किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन, स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण, स्थानीय अभिलेखों एवं मौखिक परंपराओं का उपयोग, सामान्य लोगों के जीवन पर विशेष ध्यान, क्षेत्रीय इतिहास को राष्ट्रीय इतिहास से जोड़ना। महत्व इसका इसलिए है कि ये स्थानीय विरासत का संरक्षण होता है, क्षेत्रीय पहचान मजबूत होती है, राष्ट्रीय इतिहास को समझने में सहायता मिलती है, स्थानीय समस्याओं एवं विकास का अध्ययन संभव होता है। इसकी सीमाएं क्या क्या है? सीमाएं में आ जाएगा स्रोतों की कमी हो जाती है, सीमित क्षेत्र तक अध्ययन किया जाता है, कई बार मौखिक परंपराओं की प्रामाणिकता संदिग्ध होती है। निष्कर्ष था स्थानीय इतिहास राष्ट्रीय इतिहास की आधारशिला है। इसके अध्ययन से किसी क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विशेषताओं को गहराई से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उत्तर आधुनिकतावाद इतिहास लेखन की पारंपरिक पद्धति की मौलिक आलोचना प्रस्तुत करता है? चर्चा कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन है। इसने इतिहास लेखन की पारंपरिक अवधारणाओं, वस्तुनिष्ठता तथा एकमात्र सत्य की धारणा को चुनौती दी। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताएं में आता है एकमात्र सत्य का विरोध, अनेक दृष्टिकोणों को स्वीकार करना, इतिहास को व्याख्या मानना, पूर्ण सत्य नहीं, होशिये के वर्गों के इतिहास पर बल, भाषा एवं विमर्श का महत्व। पारंपरिक इतिहास लेखन की आलोचना में क्या क्या आएगा? पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं, इतिहासकार की विचारधारा का प्रभाव रहता है, केवल शासकों का इतिहास पर्याप्त नहीं और सामान्य जनता एवं महिलाओं को भी इतिहास में स्थान मिलना चाहिए। इसका महत्व है कि इतिहास लेखन अधिक समावेशी बना, नए विषय एवं स्रोतों का उपयोग बढ़ा, इतिहास की बहु या आयामी व्याख्या संभव हुई। निष्कर्षतः उत्तर आधुनिकतावाद ने पारंपरिक इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर करते हुए इतिहास के अध्ययन को अधिक व्यापक, बहुआयामी और लोकतांत्रिक बनाया। अब है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है। पहला है वैदिक दानस्तुतियाँ में आ जाएगा। वैदिक दानस्तुतियाँ ऋग्वेद में वर्णित ऐसे मंत्र हैं जिनमें राजाओं एवं दानदाताओं की उदारता का वर्णन किया गया है। इनमें तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। दूसरा है पर्यावरणीय इतिहास। पर्यावरणीय इतिहास में हो जाएगा पर्यावरणीय इतिहास मानव एवं प्रकृति के पारस्परिक संबंधों का ऐतिहासिक अध्ययन है। इसमें वन, जल, भूमि, जलवायु तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण का अध्ययन किया जाता है।
वर्तमान समय में इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। फिर है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही क्या है? तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना ज़िया-उद-दीन वर्नी ने की। इसमें दिल्ली सल्तनत के शासकों, विशेषकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है। फिर है मौखिक इतिहास, ओरल हिस्ट्री। मौखिक इतिहास वह इतिहास है जो लोगों की स्मृतियाँ, साक्षात्कारों एवं लोक कथाओं पर आधारित होता है। इससे उन वर्गों के इतिहास का अध्ययन संभव होता है जिनके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता इतिहास लेखन औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर किस प्रकार निर्भर करता है? टिप्पणी लिखिए। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में विभाजित किया। बाद में सांप्रदायिकता इतिहास लेखन ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया जिससे धार्मिक आधार पर इतिहास की व्याख्या की जाने लगी। सांप्रदायिक इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या है? धार्मिक आधार पर इतिहास का विभाजन हुआ। हिंदू मुस्लिम शासकों के बीच संघर्ष को अधिक महत्व मिला। औपनिवेशिक इतिहासकारों के निष्कर्षों का प्रभाव रहा। सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों की उपेक्षा की गई। आलोचना में हो जाएगा यह दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण माना जाता है। यह दृष्टिकोण क्या है? पक्षपातपूर्ण माना जाता है। भारतीय समाज की विविधता की उपेक्षा करता है। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित भी करता है। निष्कर्षतः सांप्रदायिकता इतिहास लेखन पर औपनिवेशिक इतिहास लेखन का गहरा प्रभाव था। आधुनिक इतिहासकार वस्तुनिष्ठ एवं समावेशी इतिहास लेखन पर अधिक बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इतिहासकार डी कोशाम्बी ने भारतीय अध्ययनों में प्रतिमान परिवर्तन किया? विवेचना कीजिए। दामोदर धर्मनंद कोशाम्बी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, मार्क्सवादी विचारक थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के अध्ययन में नई पद्धति अपनाई जिसमें पुरातत्व साहित्य, अभिलेख, सिक्के तथा सामाजिक आर्थिक तथ्यों का समन्वित उपयोग किया। इसलिए उन्हें भारतीय इतिहास लेखन में प्रतिमान परिवर्तन का प्रवर्तक माना जाता है। कौशाम्बी के प्रमुख योगदान थे वैज्ञानिक इतिहास का लेखक। वैज्ञानिक इतिहास का लेखन में आ जाता है इतिहास को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक आधारित बनाया। केवल राजाओं के इतिहास के बजाय समाज का अध्ययन किया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में आ जाएगा वर्ग उत्पादन प्रणाली एवं आर्थिक संरचना के आधार पर इतिहास की व्याख्या की। वर्ग उत्पादन प्रणाली एवं आर्थिक संरचना के आधार पर इतिहास की व्याख्या की। अंतर विषय पद्धति में आ जाएगा पुरातत्व, मानवशास्त्र, भूगोल एवं साहित्य का संयुक्त उपयोग किया। सामान्य जनता पर बल में आ जाएगा किसानों, श्रमिकों एवं ग्रामीण समाज को इतिहास में स्थान दिया। भारतीय समाज का नया विश्लेषण, जाति, ग्राम व्यवस्था एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। महत्व में देखेंगे भारतीय इतिहास लेखन को नई दिशा मिली। इतिहास अधिक वैज्ञानिक एवं व्यापक बना। सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को महत्व प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः डी कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास लेखन की पारंपरिक पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसलिए उन्हें भारतीय इतिहास लेखन में प्रतिमान परिवर्तन का प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संदर्भ में नीचे से इतिहास लिखने की समस्याओं पर चर्चा कीजिए।
नीचे से इतिहास का अर्थ सामान्य लोगों जैसे किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी तथा अन्य वंचित वर्गों के दृष्टिकोण से इतिहास लिखना है। इस विचार को विशेष रूप से E.P. थॉम्पसन ने लोकप्रिय बनाया। E.P. थॉम्पसन ने लोकप्रिय बनाया। मुख्य समस्या थी स्रोतों की कमी। समानता लोगों के लिखित अभिलेख बहुत कम उपलब्ध हैं। मौखिक परंपराओं पर निर्भरता। मौखिक स्रोतों की प्रामाणिकता की जांच कठिन होती है। अभिलेखों में पक्षपात। अधिकांश ऐतिहासिक अभिलेखें शासकों एवं उच्च वर्ग द्वारा लिखे गए हैं। सामाजिक विविधता। भारत की जातीय, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण एक समान निष्कर्ष निकालना कठिन है। उपेक्षित वर्गों का सीमित प्रतिनिधित्व। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के अनुभवों का पर्याप्त लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। महत्व। सामान्यतः जनता के योगदान को इतिहास में स्थान मिला। सामान्य न्याय एवं समानता की भावना को बल मिलता है। इतिहास अधिक लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनता है। निष्कर्षतः यदि नीचे से इतिहास लिखने में अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी यह इतिहास लेखन को अधिक व्यापक, मानवीय और संतुलित बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय इतिहास लेखन लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील है? चर्चा कीजिए। भूमिका में लिखेंगे लैंगिक इतिहास इतिहास लेखन की आधुनिक धारा है जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं तथा लैंगिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पहले इतिहास लेखन में महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा की जाती थी, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। भारतीय इतिहास लेखन की स्थिति। प्रारंभिक इतिहास लेखन महिलाओं की भूमिका को बहुत कम महत्व दिया गया। आधुनिक परिवर्तन में नारीवादी इतिहासकारों ने महिलाओं के योगदान की प्रमुखता दी। नए शोध में शिक्षा, श्रम, राजनीति एवं सामाजिक आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन बढ़ा। लैंगिक समानता में इतिहास में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के योगदान को महत्व दिया जाने लगा। महत्व यह हुआ कि महिलाओं के योगदान को उचित पहचान मिली। इतिहास अधिक समावेशी बना, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला। निष्कर्षतः आज भारतीय इतिहास लेखन पहले की तुलना में अधिक लैंगिक रूप से संवेदनशील हुआ। यद्यपि इस क्षेत्र में अभी भी और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। और हाँ, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारा वीडियो बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों एवं जातियों के अध्ययन के संदर्भ में औपनिवेशिक निवंश विज्ञान पर चर्चा कीजिए। भूमिका में लिखेंगे औपनिवेशिक निवंश विज्ञान वह अध्ययन पद्धति है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने भारत की विभिन्न जातियों, जनजातियों एवं समुदायों का सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को समझना तथा प्रशासन को सुगम बनाना था। जातियों एवं जनजातियों का वर्गीकरण। जनगणना एवं सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी संग्रह की जाती है। प्रशासन नियंत्रण को मजबूत करना, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन करना, औपनिवेशिक दृष्टिकोण का प्रभाव। महत्व यह है कि अनेक जातियों एवं जनजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए उपयोगी स्रोत उपलब्ध हुए। सामाजिक संरचना को समझने में सहायता मिली। सीमाएं में होगा औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित है। भारतीय समाज की वास्तविक विविधता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं कर सके। कई वर्गीकरण कृत्रिम एवं पक्षपातपूर्ण थे। निष्कर्षतः औपनिवेशिक निवंश विज्ञान ने
भारतीय समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई, लेकिन उसका दृष्टिकोण औपनिवेशिक हितों से प्रभावित था। इसलिए आधुनिक इतिहासकार इन स्रोतों का उपयोग आलोचनात्मक दृष्टि से करते थे। हमारा वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.